भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की संगठित शुरुआत तब होती है जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को एक मंच मिला और संगठित शुरुआत हुई राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय के तत्कालीन भारत के तमाम बुद्धिजीवी उपस्थित थे और इसकी स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार के समक्ष सामूहिक भारतीय हितों को उठाना, भारतवासियों के सामूहिक हितों, राजनीतिक हितों को उठाना और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए लगातार राजनीतिक आंदोलन चलाना। लेकिन कांग्रेस की स्थापना 1885 में एकाएक नहीं हो गई। किसी भी संस्था, संगठन या विचार की स्थापना अचानक नहीं होती, वो एक सहज विकास का परिणाम होता है। वास्तव में 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध, मतलब 1850 के पहले, तो वास्तव में 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध से ही भारत में राजनीतिक संगठनों की स्थापना होने लगी थी। भारत में राजनीतिक आंदोलन चलाने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने भारतीयों के राजनीतिक हितों को अंग्रेजों के समक्ष उठाया और कई तरह के सुधारों की बात कही। तो भारत में राजनीतिक हितों की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो कहने का आशय है कि राम मोहन राय के समय से ही भारत में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो रही थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में कोई एकाएक नहीं हो गई थी, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन शुरुआत में जो राजनीतिक संगठन भारत में बन रहे थे उसमें आम जनता की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होती थी। यूं कहें कि 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हो गई, लेकिन शुरू में तो कांग्रेस में भी आम जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। कांग्रेस भी शुरू में बुर्जुआ वर्ग के प्रभाव में ही था। चाहे दादा भाई नौरोजी हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे फिरोज शाह मेहता हों, कांग्रेस में जितने भी लोग थे वो बुर्जुआ वर्ग थे और कहीं न कहीं से जमींदारों के घरों से ही ताल्लुकात रखते थे। तो कांग्रेस में भी शुरू में कांग्रेस की पकड़ जनता के बीच बिल्कुल नहीं होती थी। कांग्रेस की पकड़, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पकड़ जनता के बीच तब होनी प्रारंभ हुई जब कांग्रेस पर नरमपंथियों के बाद गरमपंथियों का कब्जा होना शुरू हुआ। नरमपंथी पूरी तरह से राजभक्त बने रहते थे, यानी अंग्रेजों के समर्थक। वे अंग्रेजों के खिलाफ कोई जनता पर आधारित आंदोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। सुन लीजिए, अभी हम पृष्ठभूमि पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा आगे की बात कर दे रहे हैं, इससे पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी आपको। तो जो नरमपंथी थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये जनता पर आधारित आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं शुरू करना चाहते थे, क्योंकि ये डरते थे कि जो कुछ हमने हासिल किया है कांग्रेस के रूप में, कहीं न कहीं से कांग्रेस की स्थापना में भी अंग्रेजों का ही हाथ था। क्योंकि एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज आईएएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में भारतीयों की मदद की थी, है ना। इसीलिए कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है कि भारतीयों में जो असंतोष था, गुस्सा था, वो बुर्जुआ वर्ग के माध्यम से कांग्रेस के मंच पर निकल जाए। तो नरमपंथी डरते थे आंदोलन चलाने में। नरमपंथी चाहते थे कि जो सामूहिक भारतीय हित हैं, जैसे कुछ राजनीतिक सुधार करवा लेना, विधायिका में भारतीयों का प्रवेश दिलवा देना, ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करवा लेना, और जो भारत में सम्मानित सदस्यगण थे उस समय के नेता, उनको अंग्रेजों से सम्मान मिलता रहे, है ना। तो इनकी मांगे बहुत ही लचीली और नरम हुआ करती थी और उनके तरीके भी उतने ही नरम हुआ करते थे। वो कोई प्रत्यक्ष आंदोलन, प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में बिल्कुल नहीं होते थे। जैसे ब्रिटिश संसद को याचिका पत्र सौंप देना, प्रार्थना पत्र भेज देना, भारतीयों से हस्ताक्षर करा के प्रमाण दिखाना कि देखिए भारतीय ऐसा चाहते हैं, मैं अकेले ये बात नहीं कह रहा हूँ, इस तरह से तो कोई डर के ही बोलेगा ना। तो शुरुआत में जो राजनीतिक संगठनों की जो स्थापना हो रही थी उसके पीछे भी कुछ ऐसा ही विचार था। शुरू में जितने भी राजनीतिक संगठन, जैसे उदाहरण के लिए बंग भाषा प्रकाशक सभा 36 में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 38 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43 में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, ये चार संगठन खास रूप से, जो चार संगठनों के मैंने अभी नाम गिनाए, वे खास रूप से जमींदारों द्वारा ही स्थापित किए गए थे। इन संगठनों के नेता जमींदार वर्ग से ताल्लुक रखते थे और इनकी मांगे आम जनता के लिए नहीं होती थी। इनकी मांगे भी क्या होती थी कि ब्रिटिश राज में हमको भी सम्मान पाने का हक है, यानी वही मांगे साधारण कि कुछ राजनीतिक सुधार करवा लेना, विधायिका में प्रवेश पा लेना, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रवेश पा लेना, कुछ इसी तरह की उनकी लचीली मांगी हुआ करती थी। और
किसी आंदोलन के लिए इन संगठनों की स्थापना नहीं की गई थी। यहां तक कि ये सब जो संगठन थे आम जनता के हित की बात भी नहीं करते थे। ये केवल जमींदार वर्ग के हित पर आधारित संगठन थे और जमींदारी हितों की ही बात किया करते थे। ये कॉन्सेप्ट वाली बात है जो कि अगर पूछ दिया जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए। तो शुरुआती जो राजनीतिक संगठन थे वो आम जनता से उनका कोई भी न ताल्लुक था और न ही कोई संबंध था। ये जमींदारों के संगठन थे और जमींदारी हित पर ही आधारित थे। तो आते हैं सबसे पहले बंगाल में राजनीतिक संगठन, है ना, फिर हम बंबई प्रांत में देखेंगे। पहले बंगाल में देख लेते हैं। चूंकि बंगाल में या कहें कि भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग करने वाले पहले व्यक्ति या राजनीतिक आंदोलन चलाने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे, जो बंगाल से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने न केवल समाज सुधार के लिए प्रयास किया, बल्कि समाज सुधार के साथ साथ इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन का शुभारंभ किया। भारत में एक तरह से राजनीतिक मांगे अंग्रेजों के सामने रखनी प्रारंभ की। इन्होंने एक तरह से, ये तो पाश्चात्य विचारों से काफी प्रभावित थे, जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य विचार थे आधुनिक, उससे काफी प्रभावित थे। लेकिन इसके बावजूद राम मोहन राय ने भारतीयों की शिकायतों की ओर अंग्रेजों का ध्यान बखूबी आकर्षित करने में सफलता पाई। यानी भारतीयों की जो दुख थी, तकलीफें थी, उनकी शिकायतें थी, उस तरफ अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया और उसका समाधान भी मांगा। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन चलाया, यानी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की मांग की कि भारत में कम से कम हमें बोलने का हक तो मिले। अगर किसी बात से हमें आपसे तकलीफ है तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से आपके सामने उस बात को रख तो सके, इसलिए समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा राम मोहन राय ने सिविल न्यायालयों, है ना, सिविल न्यायालयों और उच्च नागरिक पदों यानी उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग की। जब आपको कभी कथन दिया जाएगा कि राम मोहन राय ने उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग की, तो ये कथन आप सत्य मानेंगे, है ना। तो ये 3 तरह की मांगे राम मोहन राय ने खास तौर पर रखी थी: समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सिविल न्यायालयों और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग की। राम मोहन राय के बाद एक दूसरे भारत हितैषी थे, हेनरी विवियन डिजोरियो। हेनरी विवियन डिजोरियो तो मुख्य रूप से भारत में समाज सुधारों से ताल्लुक रखते थे, पाश्चात्य संस्कृति और विचारों से प्रभावित थे। जैसा कि अंग्रेज थे तो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित रहेंगे ही। ये मानते थे कि भारतीय संस्कृति में बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को हम पाश्चात्य विचारों को पूरी तरह से भारत पर अगर थोप दें तभी उन कमियों को दूर किया जा सकता था। लेकिन इसके अलावा हेनरी विवियन डिजोरियो का कुछ राजनीतिक योगदान भी रहा। इन्होंने भारतीयों को समझाने का प्रयास किया कि जब तक आप स्वयं राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, सरकार आपकी बात मानने वाली नहीं है। यानी आपको राजनीतिक सुधारों के लिए संगठित होना ही पड़ेगा। तो ये बात का प्रसार करने के लिए इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, द ईस्ट इंडियन। ये बार बार पूछा जाता है सामान्य अध्ययन में भी कि द ईस्ट इंडियन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? हेनरी विवियन डिजोरियो ने। किस लिए किया? भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए किया। ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो छुपे रहते हैं, कभी उठा दिए जाते हैं तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा भारत में पहला राजनीतिक संगठन था, ठीक है। 1836 में स्थापना हुई थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि शुरू के चारों संगठन जमींदार वर्ग से ताल्लुक रखते थे, जमींदारों द्वारा स्थापित किए गए थे और जमींदारी हितों की ही बात करते थे अंग्रेजों के सामने बस। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा पहला राजनीतिक संगठन था। लैंड होल्डर सोसाइटी या इसे हम जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1838 में हुई। द्वारका नाथ टैगोर जमींदार वर्ग से ताल्लुक रखते थे, द्वारका नाथ टैगोर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके सभी नेता जमींदार थे। संगठित राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ, लैंड होल्डर सोसाइटी भारत में पहला राजनीतिक संगठन है या पहला संगठन है जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ किया, संगठित रूप से अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने रखी। इनकी मांगे रखने का तरीका क्या था? वही ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजना, है ना, तमाम जमींदारों से हस्ताक्षर करा के अपना याचिका सौंपना अंग्रेजों को, यही सब तरीके होते थे और इस तरह से मांग करते थे नरम तरीके से। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कुछ खास जानने के लिए नहीं है, 1843 में स्थापना हुई थी। जानने वाली इतनी बात है कि जमींदारी हितों पर आधारित था, ठीक है।
तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कुछ खास हासिल नहीं कर सकी, इवन जमींदारों के लिए भी कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। इनकी असफलताओं के मद्देनजर ही इन दोनों संगठनों को मिलाकर 1851 में राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पे लिखा नहीं है। इन दोनों संगठनों की असफलता के चलते ही, चूंकि कुछ खास हासिल नहीं कर सके, तो इन दोनों को मिलाकर यानी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसने की? राधाकांत देव ने। चूंकि जमींदारी हितों पर आधारित संगठन था, तो जमींदारी हितों पर आधारित संगठन को भला किसानों का आंदोलन क्यों पसंद आएगा? जमींदारों को किसानों का आंदोलन अच्छा लगेगा? नहीं। तो नील विद्रोह यहाँ पे जिक्र किया गया है। हालांकि नील विद्रोह के बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे। किसान आंदोलन एक अलग चैप्टर होगा, किसान आंदोलन, है ना, उसमें हम शुरू से लेकर अंत तक के किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो 1859 में जब नील आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह, नील किसानों ने विद्रोह किया था, तो इस विद्रोह की जांच के लिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग बैठाने की मांग की थी कि इस विद्रोह की जांच होनी चाहिए। अब जांच कराने की मांग तो वही करेगा ना जो खिलाफ है उसके। समझ में आया कि क्यों जांच कराने की मांग की? हिंदू पैट्रियट इसका मुख्य पत्र था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी भी पूछा जा सकता है। हिंदू पैट्रियट 1851 में राधाकांत देव द्वारा स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र था। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। 4 पत्रों के नाम दे दिए जाते हैं, 4 संपादक सुमिलित करवाना होता है। हालांकि भारत में समाचार पत्रों का विकास भी एक अलग चैप्टर होगा। हमने अभी 2 चैप्टरों के नाम लिए जिन्हें अलग से पढ़ाया जाएगा। भारत में किसान आंदोलन और दूसरा भारत में समाचार पत्रों का विकास। जब हम भारत में समाचार पत्रों का विकास पढ़ेंगे तो उसमें समाचार पत्रों से संबंधित सारे बात आ जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। इतना याद रहेगा, लिखते रहिएगा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। इंडियन लीग जिसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की, वो वास्तव में पहला संगठन था जिसका उद्देश्य विशुद्ध रूप से भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार करना था, यानी भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना था और भारतीयों को राजनीतिक रूप से लामबंद करना था। यानी ये जमींदारी हितों पर आधारित संगठन नहीं था। इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना था। इंडियन लीग 1875। ये वर्ष महत्वपूर्ण है, सुमिलित करने को दे दिया जाएगा। 4 संगठन 4 वर्ष, या स्वतंत्र रूप से एकल रूप में भी पूछा जा सकता है। तो अमृत बाजार पत्रिका यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण पत्रिका है। जीएस में खूब सवाल उठते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, और भी जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जब लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ तो किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शिशिर कुमार घोष उस समय एक पत्रिका का संपादन करते थे, प्रकाशित करते थे, नाम था अमृत बाजार पत्रिका। साप्ताहिक पत्र था, बंगाली भाषा में था, बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, संपादक शिशिर कुमार घोष। लॉर्ड लिटन का समय काल कौन सा है? लॉर्ड लिटन का समय काल है भारत में 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन के समय तक आते आते यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 1876 से 80 कौन सा समय है? 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अर्थात लॉर्ड लिटन के समय तक आते आते जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित किए जाते थे वो अंग्रेजों के खिलाफ काफी जहर उगलने लगे थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जहर उगलने लगे थे, इसलिए देसी भाषा के समाचार पत्रों पर नकेल कसने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। कब? 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया देसी भाषा के समाचार पत्रों पर नकेल कसने के लिए। इसे हिंदी में कहा जाता है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। ये केवल देसी भाषा के समाचार पत्रों का मुंह बंद करने के लिए लाया गया था। इसमें जिला मजिस्ट्रेट को हक दिया गया था कि अगर आपको संदेह हो कि कोई समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ जन भावना का प्रसार करने के लिए चलाया जा रहा है तो उस
समाचार पत्र के प्रेस को जब्त कर लीजिए, यानी जो समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा जहर उगल रहा है उसे जब्त कर लिया जाए सरकार द्वारा। यह अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। तो अमृत बाजार पत्रिका निशाने पर थी, इसके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दायरे में आ रही थी, बंगाली भाषा में छपती थी। उस समय काफी मुखर थी ये पत्रिका। शिशिर कुमार घोष इसमें अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बोलते थे। तो उस अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया कि रातों रात अपनी भाषा बदलकर बंगाली से अंग्रेजी में कर दी। यानी अगली सुबह जब ये एक्ट पारित हुआ तो अगली सुबह ये बंगाली में नहीं प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, क्योंकि अगर बंगाली में रहती तो प्रेस जब्त कर लिया जाता। तो वरना यही एक समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी। साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। इंडियन लीग हमने बताया पहला संगठन था जिसने राष्ट्रवादी भावना के प्रसार के लिए काम किया, विशुद्ध रूप से, न कि जमींदारों के हितों के लिए। तो शीघ्र ही 1 साल बाद ही इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन लीग का स्थान ले लिया। मतलब इंडियन लीग जो काम कर रहा था उसे और व्यापक आधार प्रदान कर दिया। किसने? इंडियन एसोसिएशन ने। राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार करना, भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, ये सारे काम इंडियन एसोसिएशन ने अपने हाथों में ले लिया। यानी इंडियन लीग का 1 साल बाद इसने स्थान ले लिया 1876 में। 2 संस्थापक थे और 2 ही इसके मुख्य नेता थे। ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। वास्तव में इंडियन एसोसिएशन का जो भी आंदोलन है उसे हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी के आंदोलन के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि इसके मुख्य नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वास्तव में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक आंदोलन चलाने में, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में राजनीतिक आंदोलन चलाने में इंडियन एसोसिएशन का योगदान काफी महत्वपूर्ण था। इसने लगातार भारत को राजनीतिक रूप से जागृत किए रहा और लगातार भारतीयों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किए रहा। पहला संगठन था जिसने मध्य वर्ग के साथ साथ साधारण जनता को भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किया। भारत में पहला संगठन जिसने मध्य वर्ग के साथ साथ, मध्य वर्ग मतलब पढ़े लिखे लोग, वकील हो गए, है ना, पत्रकार हो गए, इसे मध्य वर्ग कहते हैं। वकील, पत्रकार, आईएएस अधिकारी, आईसीएस अधिकारी, ये सभी मध्य वर्ग में आ जाएंगे। साधारण जनता जो नौकरी विहीन थी, जो खेती किसानी मजदूरी करने वाली थी, उसे हम क्या कहेंगे? साधारण जनता। तो पहला संगठन था इंडियन एसोसिएशन जिसने कि मध्य वर्ग के साथ साथ साधारण जनता को भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किया और अपना सदस्य बनाया। 5 रुपए सदस्यता शुल्क रखा गया था, यहाँ लिखा नहीं है इंडियन एसोसिएशन ने, खैर यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीयों को, साधारण भारतीयों को शामिल करने के लिए 5 रुपए वार्षिक सदस्यता शुल्क इसने रखा था। इसी संगठन ने, कौन सा संगठन है? इंडियन एसोसिएशन मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये संगठन जो भी करता है किसके नेतृत्व में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। तो इसी संगठन ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। काफी महत्वपूर्ण आंदोलन है सिविल सर्विसेज आंदोलन। लॉर्ड लिटन के समय में चलाया गया था। इसे हम भारतीय जानपद सेवा आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय जनपद सेवा आंदोलन किसने चलाया? इंडियन एसोसिएशन ने। व्यक्ति के रूप में पूछे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चलाया। हुआ क्या था? आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लॉर्ड लिटन ने आईसीएस परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। उसी निर्णय के खिलाफ लॉर्ड लिटन ने 1877 में आईसीएस परीक्षा में बैठने की आयु, उस समय परीक्षा लंदन में ही होती थी, भारत में नहीं होती थी। तो उस परीक्षा में बैठने की आयु लॉर्ड लिटन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। उसी फैसले के खिलाफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो आंदोलन चलाया उसे हम सिविल सर्विसेज आंदोलन कहते हैं। सिविल सर्विसेज के बारे में काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के चैप्टर में ही। फिलहाल बता दें कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। भारत में सिविल सेवा यानी आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, भारत में सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ में नहीं होती थी। तो सर्वप्रथम 1853 में इस सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रारंभ हुई और जब प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो गई 1853 में, तभी इस सेवा में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खुले।
1853 में प्रतियोगिता परीक्षा हुई, लेकिन पहला भारतीय आईसीएस कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1869 यानी 1863 सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में पहले भारतीय आईसीएस बने थे, 1863 में। उसके बाद 1869 में 4 भारतीय एक साथ आईसीएस बने थे। प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन में। उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बार जब असम के कलेक्टर थे तो उसमें उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। ये सब जानने वाले फैक्ट हैं जो कि जानने चाहिए, कभी पूछे जा सकते हैं। तो जब लॉर्ड लिटन ने, कब आया था लॉर्ड लिटन गवर्नर के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में? 1876 में। कब तक? 1880 तक रहा। तो 1877 में उसने इस परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया, उसे भारतीय जांच सेवा आंदोलन कहा जाता है। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ने लॉर्ड लिटन द्वारा लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के विरोध में भी आंदोलन चलाया। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था, इसके विरोध में भी आंदोलन चलाया। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी इंडियन एसोसिएशन ने लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन चलाया, विरोध में नहीं। इंडियन एसोसिएशन ने रिपन के समय में इल्बर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन चलाया। ध्यान रहे कि लॉर्ड लिटन भारत में जितना ही अलोकप्रिय था, उतना ही भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो भारतीयों के विरोध में हो। उन्होंने लगातार भारतीयों का हित का संवर्धन करने का प्रयास किया। लॉर्ड रिपन अंग्रेज गवर्नर जनरल होते हुए भी भारत के हितैषी थे, याद रहेगा। इन्हें भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा जाता है। तो इल्बर्ट बिल है क्या जिसके समर्थन में इंडियन एसोसिएशन ने आंदोलन चलाया? इल्बर्ट बिल क्या है? काफी कुछ आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। अलग से थोड़ा सा 4 लाइन जान लेते हैं। इल्बर्ट बिल है क्या? लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक लाया था, लागू नहीं हो पाया, पारित ही नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने उसका विरोध कर दिया उस विधेयक का। लेकिन लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक लाया था। उस विधेयक में यह प्रावधान था, मतलब उस विधेयक में जो जिला स्तर के भारतीय जज होते हैं ना, जिला स्तर के जज, तो उस विधेयक में जिला स्तर के भारतीय जजों को अधिकार दिया गया था कि वे अंग्रेज मुजरिमों, यानी जो अंग्रेज क्रिमिनल होते हैं, अब अंग्रेजों से भी तो गुनाह हो जाते थे उस समय, तो जिला स्तर के भारतीय जजों को अधिकार दिया गया था कि अंग्रेज मुजरिमों पर मुकदमों की सुनवाई कर सके। यानी एक भारतीय जज अब अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई करेगा। फिर से सुन लीजिए, इल्बर्ट बिल है क्या? लॉर्ड रिपन ने अपने समय में एक विधेयक लाया था जिसमें यह प्रावधान था कि जिला स्तर के भारतीय जज भी अंग्रेज क्रिमिनल्स यानी मुजरिमों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे। अब इसे ही हम कहते हैं इल्बर्ट बिल नाम दिया गया। इल्बर्ट नामक किसी अधिकारी ने उसे तैयार किया था, इसलिए उसे हम इल्बर्ट नाम देते हैं, इल्बर्ट बिल। तो अंग्रेजों की ये बात स्वीकार नहीं हुई कि एक भारतीय जज अब अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करेगा, ये तो बिल्कुल नई बात हो गई। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह मतलब हो हल्ला मचा दिया चारों तरफ, इस बिल को पारित नहीं होने दिया और अंत में ये बिल पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल भारतीयों के हित में था, इसलिए उसके समर्थन में इंडियन एसोसिएशन ने आंदोलन चलाया, जो कि काफी वो आंदोलन लोकप्रिय हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। बांग्ला भाषा में ही था, पत्र का नाम था बंगाली। ठीक है, तो अपने पत्र बंगाली में इन्होंने इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान, कब विवाद हुआ था? 1883 में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज J.F. मॉरिस की तीखी आलोचना कर दी। याद रखिएगा, इसे कभी पूछा जाता है। ये J.F. मॉरिस की आलोचना कर दी अपने पत्र बंगाली में, किस समय? इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान तीखी आलोचना कर दी। परिणाम स्वरूप उस जज ने इन्हें सजा सुना दी, 2 माह कैद की सजा सुनाई गई 1883 में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ने
तत्कालीन भारत में जितने भी बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध और पढ़े लिखे भारतीय थे उन सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इंडियन एसोसिएशन ने सभी बुद्धिजीवी और जागरूक, राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इस दिशा में पहला उसका प्रयास था प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन। उसने प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कब? 29 दिसंबर 1883 में। उसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी। प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस, डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी। दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 दिसंबर 1885 को आयोजित हुआ। द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 25 दिसंबर 1885 की हुआ। किसने अध्यक्षता की? इस बार अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण है कि 25 दिसंबर 1885 के ठीक 3 दिन बाद यानी 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई और पहली बैठक हुई थी, तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं ले सके थे। क्यों? क्योंकि द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में या कांग्रेस की प्रथम बैठक या सम्मेलन में निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा नेता शामिल नहीं था? तो आपका ध्यान इसी बात की तरफ उसमें आकर्षित किया जाता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो उसमें वहां थे ही नहीं। कहां थे? द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस की स्थापना में न भाग ले सके, नहीं उसके सम्मेलन में, बैठक में। ओके, ये हो गया कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, मुख्य रूप से बंगाल के राजनीतिक संगठन। इसके बाद हम एक ही चैप्टर में अगले वीडियो में बंबई और मद्रास के राजनीतिक संगठन देख लेंगे। फिर कांग्रेस के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा और तब एक लय में आगे बढ़ता रहेगा। बीच बीच में भंग करूंगा, जैसे भारत में पत्रकारिता, समाचार पत्रों का इतिहास है ना, भारत में कृषक आंदोलन। जब आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाया करेंगे तो बीच बीच में ये सब चैप्टर में डाल के कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी। उम्मीद है 25 दिसंबर तक मैं राष्ट्रीय आंदोलन पूरा खत्म कर दूंगा। कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नमस्कार।